हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः लेकर आया हूं गागर में सागर सीरीज, जो आपकी विज्ञान की श्रृंखला चला रहा था, जिसके तहत आपको एक बेहतरीन तैयारी का एक आपको प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके माध्यम से मैं आपको और अपनी मेहनत के द्वारा तुम्हें 90 प्लस का जो वादा किया है ज़रूर पूरा करा सकूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आइए चलते हैं, इसमें कौन से मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज यानी बहुकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं जो आप हर हाल में कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ इनकी श्रृंखला से, आप देखिए। आइए चलते प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए क्या है, एक गतिमान कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार 4 विकल्प दिए हैं। अब इसमें हम डिस्क्रिप्शन देंगे। इस डिस्क्रिप्शन से आप बहुत सारे प्रश्न एक साथ करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आप बेसिक तरीके से सभी जब प्रश्न को समझ जाएंगे तो चाहे एग्जामिनर जिस तरह वो घुमाए प्रश्न, इस डिस्क्रिप्शन के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपकी नहीं होगी। देखिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम कहेंगे आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी आई कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश जो प्रवाह होता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार विद्युत धारा आपकी क्लियर हो जाएगी, यानी हम आई कहना चाहें तो Q अपान टी हो जाएगा। आई बराबर Q अपान टी। तो यानी आवेश जब प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो आवेश प्रवाहित करने पर वही कह रहा है एक गतिमान कण उत्पन्न करें। तो गतिमान कण क्या होगा, आवेश क्या होते हैं, आवेश में कण ही तो होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, जिसके कारण ही विद्युत धारा या आवेश चलता है। तो आवेश के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ से एक बात निकल कर आ गई कि विद्युत धारा तो उत्पन्न होती है, यानी विद्युत धारा अगर उत्पन्न हुई है तो जाहिर सी बात विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न हुई तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो यहाँ से आप देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया कोई परिपथ, प्लस माइनस ये कुंजी लगी हुई है। यहाँ पर हमने कोई एक बल्ब लगा दिया है, और जब धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रकाशमय हो जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार अगर हम कहना चाहें विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि चुंबक क्या होता है। चुंबक, क्योंकि इसमें कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हमें चुंबक समझ में आना चाहिए। तो चुंबक हम कहेंगे जो लौह यानी इस्पात, लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी चुंबक कहते हैं। और चुंबक कई प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं और दूसरे कौन होते हैं, कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम होते हैं यानी हो जाएगा नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों टाइप के चुंबक होते हैं। और चुंबक में गुण की बात करें तो गुण की अगर बात करी जाए, मेरिट्स की बात की जाए, तो हम कहेंगे ये इसका चुंबक जो होता है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन होता है, एक दक्षिणी होता है और एक उत्तरी होता है, उत्तरी होता है। यानी एक हो जाएगा N, एक हो जाएगा S। इस तरह चुंबक होता है, N और S। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, हमेशा ये उत्तर और दक्षिण की ओर ठहरता है। दूसरी बात हम कहेंगे, अगर स्थिर कर दिया जाए, स्थिर करने पर यह NS पर ही रुकता है, यानी 2 विशेषताएं हो गई। तीसरी बात अगर की जाए तो हम कहेंगे इसमें प्रतिकर्षण व आकर्षण होता है, यानी प्रतिकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है। प्रतिकर्षण भी होगा, आकर्षण भी होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे प्रतिकर्षण आकर्षण होगा। तो इस प्रकार हम देखें, अब हमने क्या किया है, एक विद्युत धारा, हमने फिर से एक बैटरी ली है, एक बैटरी ले लेते हैं प्लस माइनस, और इसको हमने एक यहाँ पर क्या किया, कुंडली लगा दी। कुंडली एक खोखले कागज़ की या दब्दी की हमने ले ली, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक चालक लगा दिया। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब इसमें बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यहाँ इस कुंडली के द्वारा क्या होगा, ये भी चुंबकीय पदार्थ
यानी लोहा आदि को आकर्षित करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा तो यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या हुआ, इसमें चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण इसमें भी चुंबक की भांति व्यवहार करने के गुण आ जाएंगे और इसमें भी NS यानी उत्तरी और दक्षिणी, अगर इस कुंडली को हम स्वतंत्रतापूर्ण लटका दें तो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही रुकेगी। तो यानी विद्युत क्षेत्र तो पहले उस पर उत्पन्न हो गया था और जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और जब हम बंद कर देंगे तो इसमें सारे चुंबक के गुण खत्म हो जाएंगे, यानी विद्युत धारा खत्म तो चुंबकीय क्षेत्र के गुण खत्म, यानी जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ से बात ये निकल कर आई कि इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही हो रहा, साथ में दूसरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा, तो दोनों बात हो जाएंगी। तो यहाँ से देखेंगे केवल चुंबकीय क्षेत्र केवल नहीं होगा, केवल विद्युत क्षेत्र केवल ये भी नहीं होगा, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ये आपका सही हो जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, हम कहेंगे सी विकल्प यानी सी विल बी करेक्ट आंसर, ये सी आपका ऑप्शन सही हो जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यानी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, तो देखेंगे सी विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे बेसिक तरीके से आप पहले देखो केवल डायरेक्ट टिक लगा देना, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र दोनों हो जाएंगे, ऐसे नहीं, क्यों होंगे, जब तक आप क्यों नहीं समझेंगे, विज्ञान का मतलब ही कब क्यों कहाँ कैसे, उसका आंसर जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक विज्ञान को बेसिक तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलें तो क्या कह रहा है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो आइए चलते चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को भी हम समझ लेते हैं। तो अभी तो हमने बताया था कि चुंबक में गुण होते हैं, NS होता है, तो चुंबक के चारों ओर एक हमने एरिया बना ली, ये एरिया बन गई। तो यहाँ ये जो एरिया है इसके अंदर, इसमें चुंबकत्व के गुण हैं, जबकि अगर इधर किया जाए तो इधर नहीं है, चुंबकत्व के गुण नहीं है। तो यानी चुंबक के चारों ओर का वह एरिया, वो एरिया जो क्लियर होगी, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकत्व का अनुभव किया जा सके, उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखो ये चुंबक है, तो चुंबक में यहाँ पर अगर हम लोहा या कोई चीज़ लाते हैं, इसमें आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, तो हम कहेंगे इसमें चुंबक के गुण यहाँ अनुभव किए जा सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर इस एरिया से निकलकर बाहर चले गए, यहाँ चुंबक के गुण नहीं विद्यमान, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही, तो इसका मतलब चुंबक के गुण नहीं है। तो ऐसे ही चारों तरफ अगर हम एरिया बना लें इस चुंबक के चारों ओर, तो चुंबक की ओर जो एरिया निकल कर आएगी, जो क्षेत्र निकल कर आएगा, तो वही हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां हम चुंबकत्व को अनुभव कर सकते हैं, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र साथ में ये परिभाषा भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र मात्रक है, तो वेबर मीटर स्क्वायर, ये तो है भाई, टेस्ला भी है, गॉस भी है, इनमें से सभी। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये अकेला नहीं, ये भी है, ये भी सब है, तो इस प्रकार कहेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी सभी हो जाएंगे। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि इसमें देखो क्षेत्र आ रहा है, और जब क्षेत्र आ रहा है तो क्षेत्र हमेशा एरिया होगी, यानी एरिया का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, और वेबर हो जाएगा चुंबकीय। तो इस प्रकार आप देखेंगे वेबर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वेबर मीटर को टेस्ला भी कहते हैं, गॉस भी कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, तो हम कहेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर, यानी सभी हो जाएंगे इनमें से। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो तीव्रता का मतलब होता है इसमें कितना, कि इस चुंबकीय क्षेत्र में कितना इसमें बल लगाया जा रहा है, कितनी इसमें चालक के द्वारा बल लगा रहा है, कितनी तीव्रता है। तो बिल्कुल ये चुंबकीय क्षेत्र की भांति इसका भी मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की भांति इसका भी मात्रक होता है। तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता होती है तो न्यूटन एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। वेबर मीटर स्क्वायर अभी हमने कहा था, तो विकल्प ए और बी, तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी हम कहेंगे न्यूटन एम्पियर मीटर, और साथ में हो जाएगा वेबर मीटर स्क्वायर। तो ये केवल एक नहीं होगा ना बी होगा, ये दोनों सही। इस प्रकार हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सी विल बी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा, अकेला ये भी नहीं होगा, अकेला ये भी नहीं, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प ए बी दोनों हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते, क्या कह रहा है, विद्युत चुंबक में ध्रुव होते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने आपको डिसाइड किया था, बताया था कि कोई भी चुंबक हो, उस चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी।
यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी, और उत्तरी को हम कहते हैं नॉर्थ और इसको कहते हैं साउथ। साउथ का एस, नॉर्थ का एन, तभी तो हमने ये लिखा है एन और एस, यानी हमेशा दो ध्रुव होते हैं। यहाँ से एक बात समझो, दो ध्रुव होते हैं साथ में, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन अब आपसे कह रहा है दो ध्रुव हो गए, लेकिन इसमें कह रहा है कि अब अगर देखा जाए चुंबक की सही पहचान क्या होती है, तो चुंबक के द्वारा आप जानते हैं चुंबकीय पदार्थ आकर्षित तो होते हैं लेकिन साथ में प्रतिकर्षित भी होते हैं। प्रतिकर्षित भी होते हैं यानी प्रतिकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। तो आकर्षण भी होता, प्रतिकर्षण भी होता, लेकिन चुंबक की सही पहचान, चुंबक की सही पहचान प्रतिकर्षण से होती है, प्रति से होती है। अब अगर इसकी हम जांच करें तो जांच करें, यहाँ पर मान लिया हमने दो ले ली प्लेट, यहाँ पर ऐसे, ये दोनों सेम हैं। अब इसमें एक आयरन की है, मतलब लोहा की है छड़, और एक है चुंबक। इसमें एक लोहा है एक चुंबक है, दोनों हैं। अब अगर हम इसको लेकर आए यहाँ पर लेकर आए हैं तो ये आकर्षित होने लगा, आकर्षण हो गया, मतलब आपस में चिपकने लगे। फिर हमने इसको मोड़ दिया, मतलब एक सिरा ये लेकर आए, मान लिया ये टिक है और एक ये टिक है। अभी हमें ये नहीं पता कौन एन एस है, कौन चुंबक है, कौन लोहा, ये भी हमें नहीं पता। और इसमें हमने टिक ये कर लिया ऐसे, सपोज दैट ऐसे टिक कर लिया। तो हम पहले ये गोल वाले को भाग कर लेकर आए यहाँ पर, तब इसमें आकर्षण हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। फिर हमने ये माइनस वाला भाग लेकर आए ऐसे, इस टिक को लिया, तब भी आकर्षण हो रहा। तो यानी दोनों तरीके से आकर्षण हो रहा है, लेकिन क्या चुंबक है ये अभी क्लियर नहीं है। फिर हमने इस दूसरी छड़ को लेकर आए हैं, तो दूसरी छड़ में हम पहले इसको लेकर आए तो इसमें आकर्षण हुआ, दूसरे में भी आकर्षण हुआ। फिर हमने क्या किया, इसमें इधर ये लेकर के, जब हम इधर लेकर आए तो ये दूर हट रहा है, ये दूर हट रहा है। दूर हटने का मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है। तो यानी एक ध्रुव में क्या हुआ, आकर्षण हो रहा है, एक ध्रुव में प्रतिकर्षण हो रहा। तो हम कहेंगे चुंबक का आकर्षण होने पर लोहा भी कर रहा था, चुंबक भी कर रहा। सही पहचान नहीं हो पाई, जब प्रतिकर्षण मतलब दूर हटे, जब दूर हटे एक दूसरे से, तब क्लियर हो पाया कि ये क्या है, चुंबक है। तो यानी हम सही पहचान देखी जाए तो कहेंगे चुंबक की सही पहचान प्रतिकर्षण होता। और प्रतिकर्षण होता क्या है, तो हम कहेंगे समान ध्रुव में, समान ध्रुव नहीं, असमान ध्रुव। अगर असमान ध्रुव है तो क्या होगा, आकर्षण, और अगर समान ध्रुव है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। जैसे ही अगर ये अब यहाँ से अगर दूर हट रहा तो इसका मतलब ये एस है, ये एन है, तब इसमें क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत में बल लग रहा है, तो यानी एस एस समान आ गए, इसलिए इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। अगर हम इसको इधर लेकर आएँ और इधर हम क्या कर दें, एन इधर कर दें ऐसे, तब भी प्रतिकर्षण होगा। तो यानी हम कहेंगे चुंबक की सही पहचान प्रतिकर्षण होती है, और कब, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, जबकि तथा समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे दो ध्रुव हो गए और आकर्षण भी क्लियर हो गया। तो यहाँ देखेंगे विद्युत चुंबक में ध्रुव होते हैं तो दो होते हैं, तो यानी ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नहीं होंगे, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन है। सबसे अच्छा पदार्थ है, तो भाई अभी तो हमने बताया था कि विद्युत चुंबक अगर हम बनाना चाहें तो विद्युत चुंबक के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पर हमने प्लस माइनस बेटी ली, एक कुंजी ले ली, और इस पर हमने क्या किया, एक हमने क्या लिया, क्रूड बनाया। क्रूड मतलब एक कोई चालक तार है, इसके ऊपर हमने लपेट दिया। तो अब तार को लपेट दिया तो इसमें जो हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये जो तार हमने चालक लपेटा है, इस पर लपेटने का जब राउंड किया है तो राउंड किसका किया है, स्टील का, मुलायम लोहे का, पीतल का, एल्युमिनियम का। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखेंगे कि आपका सबसे बेहतरीन अगर कोई तैयार होगा, बेहतरीन आपका विद्युत चुंबक का क्रोड अगर बनाना होगा, यही क्रोड है आपका, यही क्रोड है। तो अगर सबसे बेहतरीन कोड किसी का तैयार होगा तो ये मुलायम लोहे का होगा, मुलायम लोहे का होगा। तो इस प्रकार देखेंगे स्टील हो जाएगा, नहीं होगा, स्टील नहीं होगा।
पीतल नहीं हुआ, एल्युमिनियम नहीं हुआ, सबसे मुलायम लोहा होगा, उसी का सबसे बेहतरीन कोड तैयार होता है। इस प्रकार आप देखेंगे यही विकल्प आपका इसमें सबसे बेहतरीन यही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, यहाँ बाएं का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फैराडे का नियम। तो यहाँ से पहले बच्चों आप देखिए सबसे पहले कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता क्या है। तो फ्लेमिंग साहब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि किसी भी चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अभी हमने बताया था विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है तो बल किस दिशा में लगाएगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अगर बाएं हाथ की अगर हम बात करें, बाएं हाथ में क्या होता है, तो बाएं हाथ जैसे हमने ये लिया तो बाएं हाथ का अंगूठा तथा पास की 2 उंगलियां इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हों। तो देखो ये लंबवत है, तो लंबवत अगर हैं तो इसमें 3 उंगलियां, अंगूठा पास की ये हो गई मध्यमा, ये हो गई तर्जनी। तो अगर हम यहाँ से नीचे से शुरुआत करें तो सबसे पहले हम धारा प्रवाहित करेंगे। धारा जब प्रवाहित करेंगे, देखो यहाँ बेसिक तरीके से आपको समझना है, समझने से ही सब कुछ हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो चालक पर बल लगने लगेगा, यानी ये बल की दिशा हो जाएगी। तो अगर ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये है विद्युत धारा की दिशा, तो ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये क्या हो जाएगा, जो थंब है यानी आपका ये अंगूठा है, ये क्या किसको दर्शाएगा, बल की दिशा को। तो इस प्रकार ये सारी दिशाएं हो जाती हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, यहाँ से बस इसको कह देना है, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठा तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों। लंबवत का तात्पर्य होता है 90 डिग्री का कम से कम कोण बना रही हों, तो लंबवत हैं। तो उसमें जो मध्यमा होती है यानी अंगूठे से दूर वाली उंगली मध्यमा, ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, जबकि जो तर्जनी होती है ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है दिशा को, और ये बल की दिशा को दर्शाता है। इसी को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। आई रिपीट, अगर हम बाएं हाथ के अंगूठा तथा पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हों, तो उसमें ये जो मध्यमा है ये क्या करेगी, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तर्जनी जो है ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और ये थंब जो अंगूठा है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसी को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो ये आपका बाएं हाथ का नियम हो जाएगा। अब बात आती दाएं हाथ का नियम क्या, यहीं पर समझना है आपको। यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ, अब दाएं हाथ की ओर चलो, दाएं हाथ की फिर अंगूठा और पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों, तो फिर वही होगा, सेम बिल्कुल होगा। ये विद्युत धारा की दिशा, ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या करेगा, तीव्रता की दिशा को दर्शाता है, यानी प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे, अगर हम दाएं हाथ के अंगूठे को और पास की 2 उंगलियों को फैलाएं तो इससे हम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, यानी तीव्रता को ज्ञात करते हैं चालक की। तो यानी आई रिपीट, हम फिर से बताना चाहेंगे आपको कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार अंगूठा और पास की 2 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत का तात्पर्य 90 डिग्री का कोण बना रही हो। तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा क्या होगी, मध्यमा, तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी, और अंगूठा जो है चालक की तीव्रता को दर्शाता है या प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये दाएं हाथ का नियम जो है ये प्रदर्शित करता है कि प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाए। तो बाएं हाथ का नियम नहीं होगा, जबकि प्रेरित धारा की दिशा दाएं हाथ का नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों देखेंगे ये हो जाएगा। और अब हम चलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम। ओम का नियम हमने इससे पहले वीडियो में भेज दिया, आप देख लिए। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, इसमें विभवांतर और आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये होता है ओम का नियम, यानी विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के समानुपाती यानी अनुकुमानुपाती होता है, उसी को हम कहते हैं ओम का नियम। तो इस प्रकार आप देखेंगे ओम का नियम, फैराडे जो है उन्होंने प्रेरित धारा के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। जब प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, अभी जो हमने बताया, किसी चुंबकीय फ्लक्स में, विद्युत क्षेत्र में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स की
जो संख्या होती है उसको घटा दें या बढ़ा दें, बढ़ाने से जो उसमें एक विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है, एक बल उत्पन्न हो जाता है, उसी बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसी विद्युत वाहक बल की प्रेरणा स्रोत प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यानी प्रेरित धारा का इन्होंने बताया कौन सी होती है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये सब स्पष्ट किया मिस्टर फैराडे ने। लेकिन दिशा की जानकारी आपको होगी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। तो इस प्रकार आपका ये सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं होगा, ओम का नियम नहीं होगा, फैराडे का नियम नहीं होगा। अब इस प्रकार फ्लेमिंग के दाएं हाथ के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, ये भी समझ लो। ये मान लिया आपका चुंबक है, एन है, ये एस है। तो यहाँ से कुछ बाहर की ओर ऐसे जो किरणें कुछ निकलती हैं, अदृश्य कुछ किरणें निकलती हैं, यानी रेखाएं निकलती हैं, और ये ऐसे निकलती हैं, ऐसे। तो यानी देख रहे हैं आप, नॉर्थ का मतलब हुआ उत्तरी ध्रुव से किधर जा रही हैं, दक्षिणी की ओर। किधर, चुंबक के बाहर। ये वक्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, किधर से निकलेंगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। जबकि अंदर की ओर अगर देखा जाए ये ऐसे जाएंगी, ये एस से एन की ओर, यानी दक्षिणी से उत्तरी की ओर जाएंगे। किसमें, चुंबक के अंदर। लेकिन हमें बाहर से मतलब है, तो इसमें देखा जाए ये समांतर ऐसे निकलती रहेंगी, ऐसे इसी के समांतर निकलती रहेंगी। तो इस प्रकार ये बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो यानी चुंबक से कुछ वक्र रूपी अदृश्य काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं, इन्हीं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा हो जाती है। यहाँ पर कह रहा चुंबकीय बल रेखाएं हैं सदैव समांतर रहती हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर तो समांतर नहीं है, यहाँ जगह कम है, यहाँ अधिक है, तो समांतर तो होती चली जाती हैं देखा जाए तो समांतर, लेकिन सदैव सभी जगह पर समांतर हो तो नहीं होंगी, सदैव समांतर नहीं होंगी। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो हम कहेंगे परस्पर तो नहीं काटती हैं, परस्पर नहीं काट रही हैं। और एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो यहाँ से देखिए आप, एक दूसरे को कहीं काट रही हैं, नहीं काट रही। और इसमें मान लीजिए एक डी ऑप्शन नहीं है, ये सी हो जाएगा, और डी ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। परस्पर काटती, ये भी गलत हो जाए, ये भी गलत। तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये काटेंगी कभी नहीं, लेकिन सदैव समांतर नहीं रहेंगे। समांतर तो होती हैं लेकिन सदैव समांतर नहीं होंगी। और या फिर आप डी मान लीजिए, यहाँ पर विकल्प लंबवत होती है, तो लंबवत भी नहीं होगा, परस्पर नहीं काटती हैं, परस्पर काटती ये भी नहीं होगा, सदैव समांतर ये भी नहीं होगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक देखा, यहाँ तक विजिट किया, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको लगता है वो भेजिए। और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।